तो जैसा कि अपने नॉवल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि फाइनली वो दिन आ चुका था जब जियान गोरिलम से वापस फॉलिंग स्टार पे जा रहा था और इसी के साथ बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग भी जा रहे थे और वहीं पे जियान सभी से अलविदा बोल रहा होता तभी उसके पास आ जाता है याओ क्लैन का याओ जिंजी, जिसे जियान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस वजह से आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए बोलता है क्या है, क्या हुआ। और यहीं पे जब याओ जिंजी जियान का इस तरीके का बिहेवियर देखता तो उसे भी जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अभी के लिए जियान के सामने बदमाशी नहीं कर सकता है क्योंकि वो भी अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से समझता है। इस वजह से हाथापाई की बात आ गई तो जियान मार मार के भूत बना देगा। इसी वजह से वो अपने गुस्से को पी जाता और अपनी स्पेस ट्रेन को टच करता और इसके अंदर से एक जेट टोकन को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही उसे जियान को दे देता है, जिसे देख के जियान बोलता है आखिर ये क्या है। जिस उनके याओ जिंजी बोलता है कि हमारे याओ क्लैन की सेरेमनी का टोकन है जिसकी वैल्यू तुम अभी के लिए तो नहीं समझते हो, मगर तुम अभी के लिए इसे रख लो क्योंकि तुम्हारे मास्टर इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि याओ क्लैन की सेरेमनी की क्या वैल्यू है। और इसी वजह से वो याओ क्लैन से कितनी भी नफरत करते हो मगर इस इन्विटेशन को जरूर अपनाएंगे और वो डेफिनेटली याओ क्लैन इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आएंगे। ये सुन के जो जियान होता है थोड़ी देर तक तो उसे देखता रहता है और फिर उसे अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता और फिर ग्रीट करता और बोलता है थैंक यू। ये देख के याओ जिंजी को भी ग्रीट करना पड़ता और फिर वो जियान से बोलता है कि फ्यूचर में जब भी अब हमारी मुलाकात होगी तब मुझे मौका देना कि हम दोनों मिलकर एल्केमिस्ट में एक कंपटीशन कर पाए क्योंकि यहाँ तो हमें कंपटीशन करने का मौका नहीं मिला। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जियान इसी के बारे में सोचता रहता और बोलता है कि अभी के लिए मुझे नहीं पता ये सेरेमनी कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट है, मगर फिर भी मुझे अच्छा बच्चा बनते हुए एक फर्ज बनता है कि मैं इसके बारे में मास्टर को बताऊं। अब वो अटेंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इतना बोलने के बाद जो जियान होता है वो पीछे मुड़ता और वहाँ पे खड़ी होती है यूनर, जैसे देखकर जियान बोलता है यूनर अब टाइम आ चुका है हमें अलविदा बोलने का। जैसे उनके यूनर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती कि अपना ध्यान रखना। और फिर जियान वहाँ से बोट के ऊपर चला जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और जो बोट होती है पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं जिस वजह से एक दूसरे को दिखना बंद हो जाते हैं। इस वजह से जियान का जो मुंह होता है वो लटक जाता है क्योंकि उससे आदत हो चुकी थी यूनर के साथ की। वहीं पे जो यूनर होती है वो भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसी बॉम्ब की तरफ देखती रहती है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें गूस सीक्रेट सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ दिन बाद आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी सारी बैटल शिप्स बाहर निकल आती है और उनपे जियान और बाकी के एशियन क्लैन के मेंबर होते हैं और उनको रिसीव करने के लिए गू क्लैन के काफी सारे मेंबर आए थे, मगर जो जियान तो वो अपनी बिल्कुल भी खातिरदारी नहीं करवाता और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। तो गू क्लैन के मेंबर भी जियान को बिल्कुल भी भाव नहीं देते और उसे भी जाने देते। इस वजह से जियान कुछ ही पल के अंदर ही गूस सीक्रेट सिटी से बाहर निकल आया था, जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेता और बोलते कि फाइनली मैं आजाद हो गया। भले गूरियम काफी ज्यादा अच्छी जगह है जहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है, मगर सेंट्रल प्लेन की तो बात ही कुछ और है क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलती आजादी। लेकिन अभी के लिए मुझे जल्द से जल्द फॉलिंग स्टार पॉइंट के लिए निकलना चाहिए। और फिर अपनी स्पेस स्टेशन मैप को बाहर निकालता और डायरेक्शन को पॉइंट करने के बाद तुरंत ही अपना एकदम छठवा गेट डालता और वहाँ से निकल जाता है फॉलिंग स्टार पॉइंट के लिए। और ये जो जियान का सफर होता है वो केवल 5 दिन का होता है और 5 दिन के अंदर ही जियान पहुंच जाता है फॉलिंग स्टार पॉइंट की टेरिटरी में। और जब वो वहाँ से फ्लाई करता है तो उसे काफी सारी सिटीज और काफी सारे क्लैन और काफी सारी फैमिलीज मिलती हैं जहाँ पर काफी ज्यादा शांति होती है और साथ ही उसे काफी सारे पावरफुल और भी सेंस होते हैं जो कि ऑलरेडी डाउजूम के अंदर बिकतू कर चुके होते हैं, जिन्हें जियान सेंस करके बोलता है ये सब मेरे मास्टर की वजह से है क्योंकि उनका दबदबा पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर है। इस वजह से काफी सारे लोग ऐड हो चुके हैं मेरे फॉलिंग स्टार पॉइंट के अंदर और ये खुद अभी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं कि अकेली विंड लाइटिंग पॉइंट को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जियान का जो मेन टारगेट होता है वो फॉलिंग स्टार पॉइंट का मेन हेडक्वार्टर होता है। इस पर जियान किसी भी सिटी के अंदर नहीं रुकता है और ऐसे 4-5 घंटे और सफर करने के बाद फाइनली वो पहुंच जाता है फॉलिंग स्टार पॉइंट के हेडक्वार्टर के अंदर जहाँ पे उसे काफी सारे स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो कि अभी के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ का जो माहौल होता है वो भी काफी ज्यादा शांत होता है और ना ही उसे पूरी एरिया के अंदर एक फाइट दिखाई देती है। इस वजह से जियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त क्यों भगाए। यहाँ तो मामला एकदम ठंडा पड़ा है। और फिर जियान जेट टोकन का यूज करता है और फिर एंटर कर जाता है स्टार रीलम के अंदर जहाँ पर उसे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। इस वजह से जो फॉलिंग स्टार पॉइंट था वो और भी ज्यादा ग्रैंड लग रहा था पहले के कंपैरिजन में और साथ ही साथ उसे काफी सारे पावरफुल और भी सेंस हो रहे थे चारों तरफ। वहीं पे जियान जैसे एंटर किया था तभी अचानक से जियान के सामने काफी सारे वॉरियर आ जाते और खड़े हो जाते हैं और बोलते अबे तू है कौन, ऐसे में उठाए कहाँ चला जा रही है। मगर जो जियान था वो तो इसे बाप की जागीर समझता था, इस वजह से वो नहीं रोकता उनके बोलने पर भी। इस वजह से सभी एल्डर भड़क जाते और अपनी पावर का यूज करते और जियान के सामने एक बैरियर को बना देते हैं। मगर जो जियान होता है उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता और उसकी स्पीड और भी फास्ट हो जाती है। ये देख के एल्डर परेशान हो जाते और बोलते अबे ये है कौन आखिर में जो इतना पावरफुल है कि हमारी स्पेस को ऐसे तोड़ रहा है जैसे कि मजाक चल रही है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी रुक जाता और उन एल्डर की तरफ देखता। जब एल्डर देखते ये तो लड़का है, वो भी कल का पैदा हो, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते मगर वो अभी के लिए सेंस कर पा रहे थे इस लड़की की बॉडी में से जो ऑरा बाहर निकल रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है। क्लैन के अंदर कुछ ही लोग हैं जो कि इतने पावरफुल ऑरे को रिलीज करते हैं। वहीं पे जियान खड़े होकर आसपास के माहौल को देखता और बोलता कि सच में आपका जो डिफेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मास्टर ने यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े बॉडी को खड़ा कर दिया है। और जियान की इन हरकतों की वजह से जो डिसेबल अभी के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनकी नजर भी आसमान के ऊपर चली जाती है और आपस में बातें करने लगती है आखिर ऐसा कौन आ गया जो कि एल्डर के रोकने पे भी नहीं रुक रहा है। और जो जियान होता है जो कि अभी के लिए आसमान में खड़ा होता है वो भी निराश होता है और बोलता है यार ये तो घनी बेइज्जती हो गई यार, बस यहाँ से गई मुझे 7 महीने हुए मगर मुझे यहाँ पे कोई पहचान नहीं रहा है, ये तो घनघोर बेचती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ पुराने एल्डर आ जाते और जब वो जियान को देखते तुरंत ही जियान को ग्रीट करने लगते और बोलते हैं जूनियर सेट लीडर आपका स्वागत है। और जब जियान वो गेस्ट एल्डर सुनते तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और सारे डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि फॉलिंग स्टार पॉइंट के अंदर जियान नाम नहीं
बल्कि एक ब्रांड है और उसकी इज्जत चीफ के बराबर की है। बस इन लोगों ने जियान को इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि ये जियान के आने के बाद यहाँ पर आए हैं और सेम डिसेबलों की कंडीशन है जहाँ पे जो लड़कियां होती है तो जियान की ठड़कपंती में डूबने लगती और बोलती यार क्या ही कमाल की लगते हैं जूनियर सेक्ट लीडर, एक बार जब भी मिल जाए मजे ही आ जाए। तभी दूसरी डिसेबल होती है पागल वागल हो गई क्या, वो सेक्ट मास्टर है, तुम जैसों को घास भी ना डाले। तभी तीसरी लड़की बोलती कि मेरे यहाँ पे आने का मेन मोटिव तो हमारे मास्टर ही थे। तभी तीसरी लड़की बोलती कि मैंने तो फॉलिंग स्टार इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हमारे यंग मास्टर महान पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन और एक लाइट डाउजुंग है और उनकी ठड़कपंती के तो क्या ही कहने, एकदम कतई जहर। तभी वो सभी डिफेंस एल्डरों में से उनका जो लीडर होता है वो आगे आता और वो जियान को ग्रीट करता और बोलते कि मुझे माफ कर देना। और वो जियान को इतनी ज्यादा इज्जत इसलिए दे रहा होता है क्योंकि वो भले एक डाउजुंग है मगर फिर भी वो अभी के लिए जियान की पावर को सेंस भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि जूनियर सेक्ट मास्टर पागल खोपड़ी का निकला तो वो मार मार के कनपट्टी लाल कर देगा। मगर जो जियान होता वो तो एक अच्छा बच्चा, इस वजह से वो ग्रीट करता और फिर देखता फॉलिंग स्टार पवेलियन को और बोलता है कि आपका जो फॉलिंग स्टार पवेलियन वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब यहाँ पर हुन क्लैन भी 100 बार सोचेगा हमला करने से पहले क्योंकि अभी के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ है वो परफॉर्मेंस वन सेक्ट और फ्लावर सेक्ट के बराबर की हो चुकी है। और जियान ये सभी बातें बोल ही रहा होता तभी जियान के साइड का स्पेस फटता और इसके अंदर से निकल आते लेजेंडरी यालो, जिन्हें देखते जो जियान होता उन्हें तुरंत ही ग्रीट करता और साथ ही बाकी के लोग भी होते वो ग्रीट करते हैं और साथ ही वो थोड़े से हैरान भी होते क्योंकि मास्टर यालो कभी भी बाहर नहीं निकलते थे, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थे। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने तो मास्टर को देखा भी नहीं था, बस उन्होंने फोटो देखी थी या फिर उनके बारे में सुना था। लेकिन जैसे ही उनका चेला आया तुरंत ही उसे लेने के लिए बाहर निकल आए। लेकिन वहीं पे जो मास्टर तो जियान के करीब आते और जियान को अच्छे से सिटी स्कैन करते और बोलते ये जो तुम्हारी ट्रिप थी तुम्हारे लिए काफी अच्छी रही है कि तुम केवल 7 महीने के अंदर डाउजुंग 5 स्टार से सीधा डाउजुंग की 8 स्टार की पीक पर पहुंच गए। कतई खतरनाक स्पीड है तुम्हारी तो। और जब ये गेस्ट एल्डर और बाकी के नॉर्मल एल्डर भी सुनते तो उनके तोते उड़ जाते हैं और बोलते जूनियर सेक्ट लीडर तो बड़ी खतरनाक आदमी निकले यार, ये कल का पैदा हुआ लड़का डाउजुंग 8 स्टार की पीक पर है, वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस। लेकिन वहीं पे जो जियान तो थोड़ा सा शर्मा जाता और बोलता वो तो किस्मत मेहरबान और मेरा जैसा गधा हो गया पहलवान। ये सुन के मास्टर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती और वो जियान से बोलते कि चलो यहाँ से चलते हैं, एकांत में चल के बात करते हैं। ये सुन के जियान भी उनके पीछे पीछे जाने लगता मगर वो आसपास लिटिल फेई डॉक्टर और अपने बाकी के दोस्तों के ऑरे को सेंस करने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और मास्टर से बोलता है कि अभी के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं आए हैं। ये सुन के मास्टर बोलते कि ऐसा नहीं है, वो लोग आ चुके हैं लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। ये सुन के तो जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता कैसी इमरजेंसी। ये सुन के मास्टर बोलते कि उसी इमरजेंसी की वजह से मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे आने में टाइम है तो फिर मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को वापस भेज दिया जीमा एम्पायर। और जैसे ये वर्ड जियान के कानून पढ़ते तो जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या यान अलायंस के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ये सुन के मास्टर बोलता है कि यान अलायंस के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर आ चुकी है। ये सुन के जियान की जो टेंशन होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो जीमा एम्पायर वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं जितना सेंट्रल प्लेन है, लेकिन वहाँ पे काफी सारी अलायंस और सेक्ट है जिस वजह से उनके बीच में हमेशा लगी तेरी चलती रहती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो पूरे जीमा एम्पायर को डोमिनेट कर पाए या फिर उसके ऊपर कब्जा कर पाए। तभी जो मास्टर होते बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला, 6 महीने पहले नॉर्दर्न रीजन के अंदर ऐसा कोई नहीं था जो जीमा एम्पायर को टक्कर दे पाए और बीटीटीएच की रानी के सामने खड़ा हो पाए। लेकिन अचानक ही वहाँ पे एक सेक्शन बनता है जिसका नाम होता है लॉ एंड प्रोफाउंड सेक्ट, जो कि 6 महीने के अंदर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके अंदर जितने भी वॉरियर वो काफी ज्यादा खूंखार है। इस वजह से उन्होंने चारों तरफ हमला करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने काफी हद तक नॉर्दर्न वेस्ट रीजन को कब्जा लिया। ये सब सुन के जन थोड़ा सा और भी हैरान हो जाता और बोलता क्या वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। मैं जितना उस एरिया के बारे में जानता हूँ वहाँ पे ज्यादा पावरफुल लोग तो नहीं है जैसे कि सेंट्रल प्लेन के अंदर होते हैं। हालांकि निकल जाएंगे कुछ डाउजिंग लेवल के वॉरियर मगर इतना कोई पावरफुल हो कि मेरे जीमा एम्पायर पे हमला कर दे ऐसे के बारे में तो मैंने नहीं सुना है। जिससे उनके मास्टर हमें नोट करते और बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला और ये बात लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट की तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल रहा है हमेशा ही से, लेकिन इतना नहीं कि बीटीटीएच की रानी के सामने टिक पाए जबकि उसके साथ चलती फिरती कुकिन और देसी दारू प्लस अपनी आंखों पे नचाने वाली सपेरिन, इन चारों की इतनी स्ट्रेंथ है कि पूरे नॉर्दर्न रीजन को कब्जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट को अचानक ही क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ सडनली काफी ज्यादा बढ़ गई और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सडनली कुछ ऐसे वॉरियर आ गए जो कि उनकी मदद कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खूंखार है। जैसे उनकी जान बोलता है क्या कोई सेंट्रल प्लेन की सेक्शन है जो कि अभी के लिए उनकी मदद कर रही है। लेकिन तभी जियान के दिमाग में कुछ आता और वो तुरंत ही देखता मास्टर की तरफ, तो मास्टर भी जियान की तरफ देखते और बोलते कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मुझे सूत्रों से पता चला कि लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट के अंदर काफी बार होल ऑफ सोल के लोग देखे गए हैं। लेकिन तभी जान बोलता है कि जो होल ऑफ सोल है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो नॉर्थ रीजन के अंदर क्या कर रहा है जाकर, वहाँ पे ऐसा तो कुछ भी काम का नहीं है उनके लिए, वहाँ पे सिर्फ कमजोर लोग रहते हैं। उनके मास्टर बोलते कि ये तो उनके लिए काफी काम की चीज है क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को सोल कलेक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर वो सेंटर प्लेन के अंदर किसी के ऊपर हमला करते हैं तो उनके घोड़े लगने के काफी हद तक चांसेस हैं क्योंकि ये सभी सेक्शन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस वजह से होल ऑफ सोल के सामने कब उनका बाप आके खड़ा हो जाए क्या पता, इसलिए सोल बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए नॉर्थ रीजन उनके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि जैसी होल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही आसानी से पूरे रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वो वैसा वहाँ पे आतंक रख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको। ये सुन के तो जियान परेशान हो जाता और बोलता कि आखिर होल ऑफ सोल इतना बाबला क्या हो गया है, पहले तो चुपचाप से सोलों को कलेक्ट करते थे मगर आप तो एकदम सरेआम उतर आए ये लोग। मगर इसका जवाब तो मास्टर को भी नहीं पता होता है, इस वजह से बोलते कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब होल ऑफ सोल ने मुझे कैद कर लिया तब वो चाहते थे कि मैं उनके सेक्शन को ज्वाइन कर लूं क्योंकि उनको मेरे एल्केमिस्ट स्किल की जरूरत थी। इस वजह से जो होल ऑफ सोल का चीफ है
वो चाहता था कि मैं एक 9 टियर की पिल को रिफाइन करूं उसके लिए। अब उसे इतनी हाई टियर की पिल क्यों चाहिए थी इसके बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे उनकी जान भी हमें नोट कर देता क्योंकि उसे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर होलोप्सिल इतनी सारी सोल बॉडीज को क्यों कलेक्ट करता है। और यहाँ पे मास्टर बताते कि नॉर्दर्न रीजन के अंदर यान अलायंस की टक्कर का कोई भी नहीं है क्योंकि जो क्वीन मेडुसा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से लॉ एंड परफॉर्म सकता उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मगर दिक्कत है होलोप्सिल क्योंकि उन्हीं की वजह से जब उन्होंने हमला किया था यान अलायंस के ऊपर तो उन्होंने यान अलायंस को पीछे ढकेल दिया। और जब ये बात मुझे पता चली तो फिर मैंने लिटिल फी डॉक्टर और ट्यानवा जुनजे और क्विंगली को भेज दिया। ये सब सुन के जो जियानो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता ये होलोप्सिल बास नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए बस मुसीबत पे मुसीबत खड़ी करता जा रहा है। लेकिन तभी मास्टर बताते कि मैंने इनके साथ और भी काफी सारे वॉरियर को भेजा है मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है। ये सुन के जो जियानो था वो हमें नोट कर देता और बोलता कि मुझे भी वहाँ पे अब जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रह सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी क्वीन मेडुसा और मेरे दोनों भाई हैं। इस वजह से अब टाइम आ चुका है वहाँ पे अलायंस के लीडर का अपेयर होने का। अब दोस्तों अब सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि जियान जाने वाला है जीमा एम्पायर। और आप लोग जाते हुए देखना चाहते हो तो फिर भाइयों चैनल की मेंबरशिप ले ले क्योंकि इसका जो आगे का पार्ट है वो मेंबर्स के लिए आने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से ले लें क्योंकि इससे आएगा नया माइक। दोस्तों माइक टूट गया है। और दूसरा रीजन ये कि मेंबर्स के लिए मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब बात क्वीन मेडुसा की आ जाती है ना तो थोड़ा सा मैं बहक जाता हूँ। इस वजह से पता नहीं चलेगा कि कब मैं एपिसोड को पार कर चुका हूँ, दूसरे एपिसोड के अंदर घुस चुका हूँ। इस वजह से जब मैं उसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा तब सभी लोग बोलेंगे ओए तू बार बार वही चीज को एक्सप्लेन करता रहता है, कुछ नया एक्सप्लेन कर। इस वजह से जो पैसे दे के मेरे घर वाले बने वो देख लेंगे, गाली तो नहीं देंगे कम से कम, है जी नहीं तो।